हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 साइंस और क्लास 9 साइंस में बायोलॉजी सेक्शन में हम चैप्टर कर रहे हैं द सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और चैप्टर में बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनसीईआरटी से ही सारा चैप्टर पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी से ही आप इसे गो थ्रू करेंगे, चाहे आप साथ में करते रहें चाहे आप लेक्चर देख के करें। देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जाना था। पूरा तो नहीं जान पाए थे, लेकिन बहुत सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, उन्हीं से ही आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हमने पढ़ना है प्रोकैरियोट सेल और फिर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। देखो, प्रोकैरियोट सेल पढ़ेंगे फिर पूरा यूकैरियोट सेल पढ़ेंगे, दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है डिफरेंस करो यूकैरियोट सेल एंड प्रोकैरियोट सेल। तो बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको बस वही नहीं होना है, अच्छे से समझना है। किसी चीज को रटोगे समझोगे नहीं तो फिर उसमें आगे चलकर कंफ्यूज भी होगे। डिफरेंस में आप पॉइंट याद करोगे, पता नहीं कितनी चीजें करोगे उस चीज को याद रखने के लिए, लेकिन अगर समझ लोगे ना उस चीज को बच्चों, तो फिर इतनी मेहनत नहीं करनी होती। उसको समझ लिया तो अपने आप वो आपको याद हो जाएगा। तो बस उतना ही करना है, अच्छे से कंसंट्रेट करके जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझना है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमने पहले क्या पढ़ना है, प्रोकैरियोट सेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोट सेल क्या है, प्रोकैरियोट सेल के बारे में कितने पॉइंट क्लियर कर चुके थे, उन्हीं को फटाफट रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, प्रोकैरियोट सेल के अंदर तीन चीजें अहम होती हैं जो मिलेंगी, वो है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोइड। ठीक है, क्या क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेकंड क्या चीज है, साइटोप्लाज्म, और थर्ड क्या चीज है, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है, जिसके अंदर दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि इनके पास क्या चीज नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है ऊपर। ठीक है, इसीलिए इन्हें, इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोला जाता है। आगे आप पढ़ोगे, you will also study what is the difference between न्यूक्लियोइड एंड न्यूक्लियस। मैंने यहाँ न्यूक्लियस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि न्यूक्लियस वो होता है जिसकी अच्छी खासी बढ़िया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी हो, जो इसकी बनी नहीं होती, इसलिए उसको न्यूक्लियोइड बोल दिया। फिर बच्चों हमने एक बात पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, अगर हम सिंपल प्रोकैरियोट सेल बनाएं तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है, सेल होता है, सेल की आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं बच्चों, सेल मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन। फिर इसके अंदर क्या मिलेगा, न्यूक्लियोइड मिलेगा, न्यूक्लियोइड के अंदर मिलेगा डीएनए। ठीक है, और इस बाकी को क्या बोल दिया, साइटोप्लाज्म। ये तीन चीजें हैं। सबसे न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, जो उसकी बाउंड्री है न्यूक्लियस की, उसको तो सॉरी न्यूक्लियस की नहीं, सेल की जो बाउंड्री है उसे सेल मेम्ब्रेन बोल दिया। फिर उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, आप इसको न्यूक्लियोइड बोलोगे, बिकॉज न्यूक्लियोइड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर लैक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए ही इसको न्यूक्लियोइड नाम दिया गया है, सो दैट यू कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोइड एंड न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस यूकैरियोट के केस में आएगा। ठीक है, फिर सेल मेम्ब्रेन हो गया, देन साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर लिविंग रिएक्शंस होती हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, यहाँ क्या होती हैं, अंदर सेल्यूलर रिएक्शंस होती हैं, प्रोसेसेस भी लिख सकते हो, सेल्यूलर प्रोसेसेस होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, वो आगे पढ़ोगे आप किस तरह की सेल्यूलर प्रोसेसेस जो हैं होती हैं यहाँ। तो ये तीन चीजें तो हैं कॉमन, जो आपको किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, एक पॉइंट तो क्लियर हुआ अच्छे से। उसके बाद बच्चों क्या है, दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जो हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, आप ये बात को जान चुके हो कि इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो इनका जो डीएनए है ना बच्चों, वो नेक्ड होगा। नेक्ड का मतलब क्या होता है, कल भी बताया था, नॉट कवर्ड। नेकेड का मतलब क्या होता है, नॉट कवर्ड। कैसे लिखा हमने नॉट कवर्ड, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो ऊपर है ही नहीं, एक न्यूक्लियस है, जैसे बॉल है,
अब वो न्यूक्लियस है और उसके ऊपर कवरिंग नहीं है, तो जो उसके अंदर की चीज होगी वो तो अनकवर्ड ही होगी ना, क्योंकि कवरिंग तो ऊपर है नहीं। तो जैसे न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि जो डीएनए है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था डीएनए क्या है, जैसे आपके अंदर आपके कैरेक्टर्स जो हैं वो कुछ पेरेंट्स से, मैं आपके फादर से आए हैं, कुछ मदर से आए हैं, वो डीएनए की फॉर्म में ही आए हैं। 50% आपके अंदर आपके फादर का डीएनए है, 50% मदर का डीएनए है। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों, और जेनेटिक मटेरियल इसमें अनकवर्ड है, यानी कि कवर्ड नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। जेनेटिक मटेरियल में एक सिंगल क्रोमोसोम आता है, ये भी याद रखना। हमारे पास क्या है, हमारे पास पेयर में क्रोमोसोम है, 23 पेयर, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम है इनके जेनेटिक मटेरियल में। ये बात क्लियर हुई। फोर्थ क्या है, इनके पास किसी प्रकार की भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होती, जो आपने डिटेल में इस चैप्टर में पढ़नी है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, गोल्गी अपरेटस। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, ये प्रेजेंट कहाँ होती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स? membrane bound organelles are present in cytoplasm, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये साइटोप्लाज्म जो होता है ना, वहां प्रेजेंट होती हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। बहुत अलग अलग प्रकार की होती है, और वो इस एक भी नहीं होती प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में आपको किसी प्रकार की मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं मिलेगी, सब एब्सेंट होती हैं। फिर इसमें राइबोसोम की बात करें तो क्या ये बात करनी है बच्चों राइबोसोम की? कैसे राइबोसोम है इनके अंदर? 70S। S स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है असल में, ये तो आप बच्चों बहुत हायर क्लासेस में अच्छे से पढ़ोगे। अभी अगर आपको समझा भी दिया जाएगा तो भी ऊपर से जाएगा, बिकॉज वो चीजें जो हैं वो आपको बीएससी एमएससी के लेवल में समझनी होती है, अभी समझने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो, S स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। 70S राइबोसोम्स है। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन फॉर्मेशन करवाना। कौन किसकी फॉर्मेशन? प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाना। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम्स आर यूज्ड टू फॉर्म प्रोटीन्स इन द बॉडी। ओके, तो प्रोटीन बनाना राइबोसोम का काम होता है। ये पॉइंट बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में भी अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। आज हम इसे आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले इन्हीं को गो थ्रू किया। आगे देखो, आगे क्या है? दे हैव सेल वॉल अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। देखो हमने क्या पढ़ा था, सेल वो पहले सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इनके एक और कवरिंग होती है जिसे सेल वॉल बोला जाता है। जैसे ये है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में देखो आउटर मेम्ब्रेन में क्या क्या बता रखा है। सबसे पहले यहां बता रखी है सेल वॉल। नंबर 1 पे क्या है? सेल वॉल। नंबर 2 पे क्या है? कैप्सूल। नंबर 3 पे क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। यानी कि अगर बाहर से इनकी कवरिंग गिननी शुरू करें, ठीक है, सबसे पहले इनकी क्या गिननी शुरू करें? कवरिंग। तो सेल वॉल है, कैप्सूल है, और फिर आती है सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे ऊपर कौन सी मिली? सेल वॉल। सेल वॉल, फिर कैप्सूल, और फिर सेल मेम्ब्रेन। ये याद रखना। ये बैक्टीरिया बच्चों, बैक्टीरिया का डायग्राम दे रखा है। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल में ये बैक्टीरिया का डायग्राम है। तो बैक्टीरिया में आपको सबसे पहले क्या दिखा कि सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल जो है उसके ऊपर भी एक आउटर मेम्ब्रेन दे रखी है। तो आउटर मेम्ब्रेन है, फिर सेल वॉल है, कैप्सूल है, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही आप क्या बोलोगे? सेल मेम्ब्रेन बोलोगे। याद रखना, बस अभी तो इतना याद रखो कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर भी सेल वॉल होती है, बीच में कैप्सूल भी है, ठीक है। सम प्रोकैरियोट्स हैव आउटर सॉलिड कैप्सूल एज कवरिंग अबोव द सेल वॉल, ठीक है। ये बच्चों यहाँ पे ध्यान से ये बात देखो। देखो कवरिंग को कैसे याद करना है? कवरिंग अराउंड प्रोकैरियोटिक सेल,
अब सुनो अच्छे से, अगर हम बात करें सबसे ऊपर नंबर 1, ठीक है, उसमें इस तरह से समझो बच्चों, सबसे पहले होगा या तो कैप्सूल और या फिर होती है एक स्लाइम लेयर। सबसे ऊपर कंफ्यूज नहीं होना, सबसे ऊपर क्या होता है, या तो कैप्सूल या स्लाइम लेयर। कैप्सूल होगी हार्ड और अगर सॉफ्ट होगी तो उसे बोलेंगे स्लाइम लेयर, ठीक है। आउटर कवरिंग में अगर तो वो हार्ड होगी तो उसे कैप्सूल बोल देंगे, अगर वो ऐसे सॉफ्ट होगी, लचीली होगी तो उसे स्लाइम लेयर बोल देंगे। उसके बिल्कुल सेकंड नंबर पे होती है सेल वॉल और थर्ड नंबर पे होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम में ये थोड़ी सी दिक्कत दे रखी है, इसको ठीक करना है अपने को। यहां पर नंबर 1 नंबर 2 ऊपर नीचे के हिसाब से नहीं दे रखा, वैसे नंबरिंग दे रखी है। तो इसमें यहाँ पे भी आप देखोगे ना बच्चों, तो सबसे ऊपर तो कैप्सूल है, फिर कैप्सूल यहाँ पे क्योंकि ये वाला कैप्सूल है, तो कैप्सूल के बाद फिर है सेल वॉल और फिर है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप नंबरिंग के हिसाब ये मत देखो कि सबसे ऊपर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, वो नंबरिंग के हिसाब से दे रखा है, 1 पे कुछ, 2 पे कुछ, 3 पे कुछ। ऐसे नहीं है कि पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये, उस हिसाब से नहीं है। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, ऐसे याद रखना कि सबसे ऊपर कैप्सूल होता है। सबसे ऊपर की कवरिंग को या तो आप कैप्सूल बोलोगे या आप स्लाइम लेयर बोलोगे। इतना क्लियर हुआ। अगर तो हार्ड है तो कैप्सूल बोल दो, अगर सॉफ्ट है या फिर लचीली है तो स्लाइम लेयर बोल दो। सबसे ऊपर की बात हो गई। उसके बिल्कुल जस्ट नीचे सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। देन दे हैव फ्लैजिला फॉर द पर्पस ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट कैसे करे ये? मूवमेंट का मतलब है हाउ दे लोकेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, हाउ दे शो मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। अब फ्लैजिला कहाँ है? तो ये डायग्राम में ये देखो यहाँ दिख रहे हैं ऐसे, ये इसकी बॉडी में इस तरह से ऐसा, ये है बच्चा फ्लैजिला। फ्लैजिला या फ्लैजिलम ये किस लिए होते हैं? मूवमेंट के लिए। किस चीज के लिए होंगे? मूवमेंट के लिए। सुनते जाओ। फिर यहाँ पे ये बाहर दे रखे हैं ऐसे करके, ये इस तरह से, ये होते हैं बच्चों पाइलस, और पाइलस होते हैं फॉर अटैचमेंट। इनका किसी भी चीज के साथ अटैचमेंट करने के लिए। देखो दोनों का अलग अलग जो है फंक्शन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लैजिला? मूवमेंट। एक शब्द में याद करना है बस, ज्यादा थोड़ी करना है। अगर इन्हें मूवमेंट करनी है तो फ्लैजिला है इनके पास। अगर इन्हें किसी की चीज के साथ अटैच होना है, किसी की चीज के साथ जुड़ना है, तो उसकी चीज के लिए क्या है? पाइलस है। पाइलस इज फॉर द अटैचमेंट। उसके बाद राइबोसोम। कौन से राइबोसोम होते हैं इनके अंदर? 70S राइबोसोम। किस लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। किस लिए? प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। और इनके पास न्यूक्लियोइड होता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। ये डायग्राम अच्छे से समझ लेना बच्चों। सबसे ऊपर कैप्सूल या स्लाइम लेयर, ये बैक्टीरिया में कैप्सूल है, हार्ड कवरिंग होगी। उसके बाद सेल वॉल, सबसे नीचे सेल मेम्ब्रेन। फिर इनके पास अंदर न्यूक्लियस होता है, जिस न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। 70S राइबोसोम है। पाइलस है अटैचमेंट के लिए, फ्लैजिला है मूवमेंट के लिए। फ्लैजिला किस चीज के लिए? मूवमेंट के लिए, ठीक है। दे हैव मीजोसोम्स। फिर इनके पास एक और चीज है, मीजोसोम्स। क्यों? देखो इनके पास ऑर्गेनल्स तो है नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इनके पास मीजोसोम होते हैं। क्यों? ताकि इनकी बॉडी के जो भी डिफरेंट फंक्शंस इनको परफॉर्म करने हैं ना, चाहे जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, वो सब मीजोसोम से होते हैं। यानी कि मीजोसोम क्या किस लिए यूज होते हैं? मीजोसोम्स, ये आप लिखोगे, दे हेल्प इन डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एटसेट्रा। बहुत सारी अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, बहुत सारी अलग अलग प्रोसेसेस हैं जो मीजोसोम की मदद से होती हैं। तो वो अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस कैसी हैं? जैसे कि डाइजेशन यानी कि फूड का ब्रेकडाउन, जैसे कि रेस्पिरेशन एनर्जी का रिलीज करवाना,
जैसे कि एक्सक्रीशन, वेस्ट का रिमूव करवाना, ये सारी प्रोसेसेस मीजोजोम के द्वारा होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। तो एक मीजोजोम के बारे में भी आपको जानना है। मीजोजोम क्या करता है? टू परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस, बहुत सारे मेटाबॉलिक अलग अलग फंक्शंस हैं जिसे परफॉर्म करने के लिए मीजोजोम की जरूरत पड़ती है, और वो मैंने आपको समझा दिया, जैसे डाइजेशन, जैसे एक्सक्रीशन, जैसे रेस्पिरेशन, जैसे ये सारी चीजें हैं, इनमें मीजोजोम का इस्तेमाल होता है। ये तो था प्रोकैरियोटिक सेल। क्या है बच्चों? ये प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल के बाद दूसरा जो सेल आता है वो है यूकैरियोटिक सेल। दोनों में कौन ज्यादा एडवांस है? यूकैरियोटिक सेल। तो पहला पॉइंट तो यही आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल से ज्यादा एडवांस होते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल। सो दे आर मोर एडवांस्ड देन द प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट से ज्यादा एडवांस होते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल से ज्यादा एडवांस होता है यूकैरियोटिक सेल। तो कुछ तो इसमें खासियत होगी। वो खासियत क्या है? सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूं, प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियोइड होता है, बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया कि ये ज्यादा एडवांस है। सेकंड पॉइंट क्या है? दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस। इनके न्यूक्लियस के अराउंड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो कि बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट होती प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में आपने न्यूक्लियस नहीं कहा, उसे न्यूक्लियोइड कहा था। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी। यहां आपने उसको न्यूक्लियस कहा है बिकॉज देयर इज वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना ही करना है। थर्ड पॉइंट क्या है? इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट है। बिल्कुल सारी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, वो सब इसमें मिलेंगी। आपको सभी तरह की मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सब प्रेजेंट मिलेंगी इसके अंदर, जो प्रोकैरियोट में नहीं थी। देखो है ना एडवांस। उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी तो न्यूक्लियोइड बोला, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियस बोला। उसके पास किसी प्रकार की भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं थी, इसमें सारी प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बच्चों अभी सिर्फ नाम सुन रहे हो, इनके जब फंक्शन अच्छे से समझोगे, इनके स्ट्रक्चर जब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी तो एक एक आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आपको यूकैरियोट सेल में मिलेंगे। अच्छा, वहां कौन से राइबोसोम थे? 70S राइबोसोम थे। यहाँ होते हैं 80S। ठीक है, सो दे हैव 80S टाइप ऑफ राइबोसोम। 70S किस में? प्रोकैरियोट में। 80S किस में? यूकैरियोट में। ठीक है, फंक्शन वही है। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन करवाना, लेकिन यहाँ पे 80S है। ऑल यूकैरियोट्स डू नॉट हैव सेल वॉल, ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल। ऐसे लिखोगे आप, देखो, all prokaryotes have cell wall, but all eukaryotes do not have cell wall. सब प्रोकैरियोट्स में तो सेल वॉल होती है, सब प्रोकैरियोट्स में तो सेल वॉल होती है, पर सभी यूकैरियोट्स में सेल वॉल नहीं होती। जैसे कि एनिमल सेल के पास नहीं होती, प्लांट सेल के पास होती है, फंगस के पास होती है। तो कहने का मतलब है सभी यूकैरियोट्स के पास सेल वॉल नहीं होती है, किसी के पास है और किसी के पास नहीं है, लेकिन सभी प्रोकैरियोट के पास सेल वॉल तो मिलेगी ही मिलेगी। ये पॉइंट बच्चों याद रखना है। देखो क्या क्या याद किया? ज्यादा एडवांस होते हैं प्रोकैरियोट से, बात क्लियर हो गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इवन वेल डेवलप्ड है, ये समझ में आ गया। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल सभी प्रकार की प्रेजेंट है, 80S राइबोसोम है, और यूकैरियोट के पास सभी के पास सेल वॉल नहीं होती। जैसे कि किसके पास होती है? प्लांट के पास होती है सेल वॉल, फंगस के पास होती है सेल वॉल, और किसके पास नहीं होती? तो बच्चों एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती। किसी भी एनिमल के जो सेल है ना, किसी भी एनिमल का जो सेल है, चाहे वो ह्यूमन सेल हो, चाहे वो किसी और एनिमल का सेल हो,
उनके पास सेल वॉल नहीं मिलेगी, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, ना कैप्सूल मिलेगा जो अपने प्रोकैरियोट में बड़ा ना हार्ड हो तो कैप्सूल मिलता है और स्लाइम लेयर होती है सॉफ्ट, वो भी नहीं मिलेगा, और ना सेल वॉल मिलेगी। एनिमल के पास सिर्फ सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होती है, नथिंग मोर देन दैट, और कोई कवरिंग नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्लियर हो गया ना कि सेल वॉल सभी यूकैरियोट के पास नहीं मिलता, प्लांट के पास मिलता है और फंगस के पास मिलता है, ठीक है। और जो एनिमल है उसके पास सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मिलती है और कुछ नहीं मिलता। यहाँ तक पॉइंट सारे बच्चों क्लियर होने चाहिए। ये हमारा डायग्राम हो गया और डायग्राम अच्छे से समझना है। आओ चलो देखते हैं, और साथ के साथ मैं बच्चों इनके साथ इनके फंक्शन भी लिखूंगी और वो भी आपको लिखने हैं, क्योंकि इससे क्या होता है जब आप बाद में रिवीजन करते हो ना, बाद में अच्छे से उसको पढ़ते हो डायग्राम को, आपको फटाक से एक एक करके याद आ जाता है कि अच्छा इसका फंक्शन ये था, इसका फंक्शन ये था, और रिवीजन बड़े अच्छे से होती है। स्टार्ट करेंगे बच्चों। सबसे पहले ये यूकैरियोट है तो आउटर कवरिंग जो है उसको क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन। यहां पर सेल मेम्ब्रेन ही क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ सेल। सेल की आउटर कवरिंग यहाँ पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां तक क्लियर हुआ सबसे पहला पॉइंट। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर, मैं बिल्कुल शॉर्ट में इनके फंक्शन लिख रही हूं, आपको याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना बच्चों, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो यहाँ पर प्रेजेंट है। इसे हम बोलते हैं, यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन होती है, अभी इतना याद रखो, एटीपी एनर्जी होती है। बिल्कुल शॉर्ट में, डिटेल में तो बहुत पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है, स्टोर होती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी इज एनर्जी ऑफ आवर बॉडी, एटीपी इज जो है एनर्जी होती है, और इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे अच्छे से। राइबोसोम है, यहाँ पर बात समझ में आ गई, कौन से हैं, एटीएस। किस लिए यूजफुल होते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, जहां पर क्या होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टेक प्लेस। फिर आता है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी बच्चों ये रही, दिस इज गोल्गी बॉडी। गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट में समझो, पैकेजिंग। किसी भी चीज को अगर सेल के अंदर, किसी भी चीज को, बनी हुई चीज को अगर सेल दूसरे सेल में पहुंचाना हो या उसी सेल में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो तो गोल्गी अपरेटस का काम होता है। डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सेंट्रियोल हो गए बच्चों ये रे, ये सेंट्रियोल है, और सेंट्रियोल का फंक्शन होता है सेल डिवीजन में। किसमें होगा, सेल डिवीजन में। लाइसोसोम को हम बोलते हैं, कहाँ है बच्चों लाइसोसोम, ये रहे। लाइसोसोम को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग। किसी भी कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा सेल है जो खत्म हो चुका है, उसका फंक्शन खत्म हो चुका है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम, एक तरह से उसकी सुसाइड करने का काम, डिस्ट्रॉय करने का काम लाइसोसोम का होता है। ठीक है, अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ है और रफ है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है लिपिड फॉर्मेशन, यानी कि फैट फॉर्मेशन, और रफ वाले का काम है प्रोटीन फॉर्मेशन। कैसे होता है वो आगे पढ़ेंगे। और न्यूक्लियस क्या है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। ये रहा बच्चों न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस की कवरिंग। ठीक है, तो यहां तक अच्छे से समझना है। ये सारी चीजें आपको लिखनी है, ये डायग्राम में जो जो मैंने पॉइंट लिखे हैं सारे लिखने हैं। अभी सिर्फ इनके बारे में एक एक वर्ड बताया है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, आगे फर्दर क्लासेस में हम अपने पढ़ते जाएंगे। आई होप बच्चों आपको प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरह से अपना पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, आप इसी तरह से बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे लेक्चर तो इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।